इन दिनों एक वाक्य बहुत चर्चित है। मोरहाबादी में एक रेस्टोरेंट है। यह रेस्टोरेंट आईएएस और आईपीएस अफसरों से ही गुलजार रहता है। बात 5 महीने पहले की है। एक प्रभावशाली अफसर वहां गए, 2 घंटे तक शराब पी, उसके बाद वो अनियंत्रित हो गए। वहां पर रेस्टोरेंट के मालिक से उन्होंने ऐसी फरमाइश कर दी कि उसे सुनकर हम आपका चेहरा शर्म से झुक जाएगा। रेस्टोरेंट के उस मालिक ने कई अफसरों से गुजारिश की कि उस अफसर को नियंत्रित किया जाए, लेकिन वे अफसर भी संयोगवश उसी रेस्टोरेंट में शराब पी रहे थे। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि वे हमसे सीनियर अधिकारी हैं, हम उनके मातहत हैं, कैसे उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। 2 घंटे की मिन्नत के बाद किसी तरह रेस्टोरेंट के मालिक अधिकारी पर नियंत्रण पाने में सफल रहे। वो अधिकारी एक बार फिर चर्चा में हैं। यहाँ तो अफसर ऐसे रिश्तेदारों और दलालों के यहाँ बाकायदा हाजिरी लगाते हैं। महंगी शराब का दौर चलता है। राजधानी के महंगे होटलों और क्लबों में पार्टियां होती हैं। बदले में ये रिश्तेदार और दलाल अफसरों के चैम्बर से फाइलें मंगाते हैं और मनपसंद फैसले लिखवाते हैं। अफसर सब कुछ जानकर भी मौन रहते हैं, क्योंकि उनकी आंखों का पानी सूख गया है। पैसे कमाने की हवस ने उन्हें बेशर्म बना दिया है। झारखंड को विशाल, निशित और सुमन जैसी जोंक से छुटकारे की जरूरत। केवल पूजा सिंघल ही नहीं, 1 दर्जन से अधिक अफसर शामिल हैं काले खेल में। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज से करीब 11 साल पहले अप्रैल 2011 में जब देश की राजनीतिक राजधानी में महाराष्ट्र के रालेगांव सिद्धि निवासी पूर्व फौजी अन्ना हजारे ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक आंदोलन शुरू किया था। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश ने एक नया सपना देखा था, लेकिन तब झारखंड 11 साल का किशोर था और उसे अपने भविष्य की चिंता सता रही थी। मधु कोड़ा राज का जख्म झारखंड के सीने पर था। धीरे धीरे ये जख्म ठीक हो जाएगा ऐसा लगता था, लेकिन ये क्या। पिछले 3 सप्ताह में झारखंड में भ्रष्टाचार की जो कहानियां सामने आ रही हैं और इनके किरदारों के चेहरों से एक एक कर मुखौटे उतर रहे हैं, तब पता चल रहा है कि अपनी कोख में अकूत खनिज संपदा धारण करने वाला ये राज्य गरीबी झेलने के लिए अभिशप्त क्यों है। 22 साल पहले जब देश के राजनीतिक नक्शे पर 28वें राज्य के रूप में झारखंड का उदय हुआ, तब यहाँ की 3.25 करोड़ जनता को लगा कि उसका भविष्य अब सुधर जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा और इसके साथ ही झारखंडियों की आकांक्षाएं भी अंगड़ाई लेने लगी। झारखंड ने तेजी से दौड़ भी शुरू की, लेकिन अब यह तथ्य सामने आ गया है कि जो सपने झारखंड ने बुने थे वे हकीकत में नहीं बदल सके। झारखंड के लोग ठगे रह गए और एक बार फिर सुखद निरापद भविष्य के सपनों में उलझ कर रह गए। युवा झारखंड को अब पता चल रहा है कि उसे जो सपने दिखाए गए थे वे पूरे तो नहीं ही हुए, बदले में उसे सुमन कुमार, विशाल चौधरी और निशित केशरी जैसे कुछ ऐसी जोंक मिल गई जिनका एकमात्र काम गरीब झारखंडियों के खून को चूसना है। उन्हें संरक्षण मिला पूजा सिंघल जैसे आईएएस अफसरों से, जिनकी भ्रष्टाचार रूपी हवस को पूरी करने के एवज में इन जोकों को राज्य को लूटने का सर्टिफिकेट दे दिया गया। ऐसा नहीं है कि पूजा सिंघल और सुमन, विशाल और निशित रूपी जोंक ने ही झारखंड को खोखला किया है, बल्कि यहाँ सिलसिला 2008 से चल रहा है। कभी कोई बाला सरीखा चेहरा सामने आ जाता है तो कभी पूजा सरीखा। आखिर इन अफसरों को ताकत कहां से मिल जाती है झारखंडियों के भविष्य से खिलवाड़ करने की। ये अफसर भ्रष्टाचार रूपी गंगोत्री में डुबकी कैसे लगा लेते हैं। झारखंड की स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है, इस बारे में अब बहुत अधिक बहस की जरूरत नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि इन जोकों से झारखंड को हमेशा के लिए छुटकारा दिलाया जाए। हिंदी के चर्चित कवि सुदामा पांडे, जिन्हें दुनिया धूमिल के नाम से जानती थी, ने 1972 में एक कविता लिखी थी। उसमें 3 आदमियों का जिक्र था। पूरी कविता इस प्रकार थी। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये कविता बेहद चर्चित हुई थी, लेकिन आज यदि धूमिल होते तो अपनी इस कालजयी रचना को संशोधित करते और इसमें शायद ये पंक्तियां जोड़ते, और फिर एक चौथा आदमी भी है जो न बेलता, खाता और खेलता है, बल्कि रोटी का खेल आयोजित करता है। मैं पूछता हूँ,
ये चौथा आदमी कौन है? मेरे झारखंड की जनता मौन है। रोटी और संसद कविता की ये अतिरिक्त पंक्तियां पिछले 3 सप्ताह से झारखंड में जारी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के दौरान सामने आ रही भ्रष्टाचार और इसके किरदारों की कहानियों के संदर्भ में है। इन कहानियों से साफ हो गया है कि अकूत खनिज संपदा वाला ये राज्य गरीब क्यों है। पहले आईएएस पूजा सिंघल, फिर उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार सिंह और अब डीएमओ विभूति कुमार, विशाल चौधरी, निशित केसरी, अनिल झा और कई दूसरे चेहरे एक एक कर बेनकाब हो रहे हैं। इनके साथ ही बेनकाब हो रहे हैं झारखंड के लगभग 1 दर्जन चेहरे जो आईएएस आईपीएस के रूप में झारखंड की सेवा में तैनात तो हैं, लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य इस प्रदेश को लूटना है। वे प्रभावशाली पदों पर बैठे हुए हैं और शर्म हया छोड़कर सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने की साजिश रच रहे हैं। सूख गया है अधिकारियों की आंखों का पानी। विशाल चौधरी और निशित केसरी के कारनामों के सामने आने के बाद अब ये साफ हो गया है कि झारखंड की सेवा के लिए तैनात आईएएस आईपीएस अफसरों की एक बड़ी जमात वास्तव में इस राज्य को लूट रही है। पूजा सिंघल का नाम सामने आ चुका है और कई दूसरे अफसर भी रडार पर हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि भ्रष्ट कौन है या कितना बड़ा भ्रष्ट है। बड़ा सवाल ये है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। यदि किसी अफसर का कोई रिश्तेदार पद का नाजायज फायदा उठाने लगे तो उस पर सबसे पहले उस अफसरों को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो मामला एकदम उल्टा है। यहाँ तो अफसर ऐसे रिश्तेदारों और दलालों के यहाँ बाकायदा हाजिरी लगाते हैं। महंगी शराब का दौर चलता है, राजधानी के महंगे होटलों और क्लबों में पार्टियां होती हैं। बदले में ये रिश्तेदार और दलाल अफसरों के चैम्बर से फाइलें मंगाते हैं और मनपसंद फैसले लिखवाते हैं। अफसर सब कुछ जानकर भी मौन रहते हैं क्योंकि उनकी आंखों का पानी सूख गया है। पैसे कमाने की हवस ने उन्हें बेशर्म बना दिया है। इन दिनों एक वाक्य बहुत चर्चित है। मोरहाबादी में एक रेस्टोरेंट है। यह रेस्टोरेंट आईएएस और आईपीएस अफसरों से ही गुलजार रहता है। बात 5 महीने पहले की है। एक प्रभावशाली अफसर वहां गए, 2 घंटे तक शराब पी, उसके बाद वो अनियंत्रित हो गए। वहां पर रेस्टोरेंट के मालिक से उन्होंने ऐसी फरमाइश कर दी कि उसे सुनकर हम आपका चेहरा शर्म से झुक जाएगा। रेस्टोरेंट के उस मालिक ने कई अफसरों से गुजारिश की कि उस अफसर को नियंत्रित किया जाए, लेकिन वे अफसर भी संयोगवश उसी रेस्टोरेंट में शराब पी रहे थे। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि वे हमसे सीनियर अधिकारी हैं, हम उनके मातहत हैं, कैसे उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। 2 घंटे की मिन्नत के बाद किसी तरह रेस्टोरेंट के मालिक अधिकारी पर नियंत्रण पाने में सफल रहे। वो अधिकारी एक बार फिर चर्चा में है। कहा जाता है कि सपनों के टूटने का दर्द बहुत गहरा होता है और ये किसी भी समाज की व्यवस्था के लिए घातक होता है। करीब 22 साल का झारखंड आज अपने सफर के इसी मोड़ पर खड़ा है जहां उसके पास केवल टूटे हुए सपने हैं और उन सपनों को सहेजकर फिर से उन्हें रंगीन बनाने की चुनौती वर्तमान सरकार के सामने है। याद कीजिए 2011 की 4 अप्रैल की तारीख, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में गांधीवादी अन्ना हजारे ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक आंदोलन शुरू किया था और देखते देखते पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। तब झारखंड किशोरावस्था में था, लेकिन उसने भी अन्ना आंदोलन में साझेदारी निभाई थी। यहाँ के बहुत सारे चेहरे गांधी टोपी लगाकर उस आंदोलन के गवाह बने थे। लेकिन इसके बदले में झारखंड को क्या हासिल हुआ? गड़बड़ियों पर निगाह रखने, उन्हें रोकने और दोषियों को कानून के कटघरे तक लाने के लिए जिम्मेदार सरकार का हर महकमा केवल दिखावे के लिए काम करने लगा। मंत्रिमंडल, निगरानी विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच, सीआईडी और दूसरे ऐसे महकमों का काम भी जी हुजूरी और लीपापोती तक सिमट कर रह गया। राज्य में व्यवस्था बनाने की जगह उसे तोड़ने में पूरी ताकत लगने लगी। इसका नतीजा वही हुआ जिसका डर था। काम तो हो रहे थे, लेकिन गड़बड़ियों की जिम्मेवारी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं था। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि उद्घाटन के 16 घंटे बाद ही 4,500 करोड़ की कोनार नहर परियोजना के बांध बह गए और इंजीनियरों ने कह दिया कि इसे चूहों ने कुतर दिया। इसलिए ऐसा हुआ। न किसी पर कोई कार्रवाई हुई और न कोई जांच। गुमला में एक ही बारिश में 9 पुल बह गए, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। बुंडू में इस कदर बालू का अवैध खनन हुआ कि पुल ही बह गया और आज तक वहां जांच की नौटंकी ही हो रही है।
किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। पावर का ऐसा बेशर्म प्रदर्शन शायद ही कहीं और देखने को मिले। ऐसे अनगिनत वाक्य हैं जिन्होंने झारखंड के सपनों को न केवल बेरहमी से कुचला बल्कि उसके सुखद भविष्य पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मुट्ठी भर नौकरशाहों ने पूरे सिस्टम को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया और वे राजनीतिक नेतृत्व को यह समझाने में सफल हो गए कि जनता बेहद खुश है और राज्य विकास के रास्ते पर सरपट दौड़ रहा है। इन अफसरों को जब भी किसी मामले में फंसने की आशंका होती है उसे तत्काल मंत्रिमंडल निगरानी विभाग या सीआईडी के पास भेज दिया जाता है, जिन्हें फाइलों का कब्रगाह बना दिया गया है। ऐसा नहीं है कि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, काम तो हुआ लेकिन गड़बड़ियां भी बहुत हुई। और सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हुई कि उनके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। कंपनियां आईं और पैसा बटोर कर निकल गईं। सलाह देने वाले आए और करोड़ों डकार गए। ठेकेदारों को काम दिया गया, उन्होंने कुछ काम किया, पैसा पूरा लिया और बोरिया बिस्तर समेट लिया। बिचौलियों और सत्ता के गलियारों में खुलेआम अपना सिक्का चलाने वालों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। यहाँ ऐसे ऐसे भी काम हुए हैं कि ठेका 400 करोड़ का हुआ और उसमें संशोधन करते करते वो 800 करोड़ तक पहुंच गया, पेमेंट भी हो गया। उस काम की स्थिति ये है कि कभी वहां छत की प्लास्टर टूटकर गिर जाती है तो कभी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है तो कभी माइक सिस्टम खराब हो जाता है। बयानबाजी तो खूब हुई, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। अब सुनने में आया है कि सम्यक जांच का आदेश हुआ है। इस ठेकेदार ने झारखंड का लगभग आधा काम ले रखा है। रांची से लेकर दिल्ली तक इसके डंके बज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार केवल झारखंड की ही समस्या है। देश के हर हिस्से में भ्रष्टाचार की एक से एक कहानियां सामने आ चुकी हैं। पिछले साल उड़ीसा के एक आईएफएस अधिकारी के यहाँ छापेमारी में अकूत संपत्ति का पता चला। अभय पाठक नामक इस अधिकारी के बेटे के खाते में 20 करोड़ रुपए जमा थे। इस अधिकारी के परिवार ने लॉकडाउन के दौरान घूमने के लिए चार्टर्ड विमान पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए। इतना ही नहीं, मुंबई के एक होटल में इस परिवार ने 90 लाख रुपए खर्च किए और एक अन्य होटल की बुकिंग के लिए 50 लाख रुपए दिए। दूसरी कहानी छत्तीसगढ़ के एक पूर्व आईएएस अधिकारी की है जिसने अपने करियर के दौरान 53 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा कर ली थी। बाबूलाल अग्रवाल नामक इस अधिकारी की देश के हर हिस्से में संपत्ति है जिनको अटैच कर लिया गया है। इसी तरह बंगाल, झारखंड और बिहार में 40 से अधिक जगहों पर पिछले साल छापामारी के दौरान 40 करोड़ रुपए से अधिक अघोषित संपत्ति का पता लगा। ये छापामारी कोयला चोर गिरोह के उस सरगना की निशानदेही पर की गई जिसने कहा है कि वो इन 3 राज्यों के नेताओं को हर महीने 200 करोड़ रुपए पहुंचाता है। इस सरगना के अवैध कारोबार की कीमत 20,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तमिलनाडु के कुछ अधिकारियों और एक उद्योग समूह पर छापामारी होती है और उसके पास 450 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति होने का पता चलता है। इन सूचनाओं ने देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इन लोगों को इतनी संपत्ति जमा करने की ताकत कहां से मिलती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान पर नजर रखने वाली एजेंसियों का कहना है कि देश की कार्यपालिका ही नहीं, लगभग सभी अंग कमोबेश इस अभिशाप से ग्रस्त हो चुका है। ये बात अलग है कि कार्यपालिका में ये बीमारी अधिक गंभीर है। कहा जाता है कि गलत क्या है, इसे जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलत को सही करने से फर्क पड़ता है। झारखंड के पास संसाधन है, इच्छा शक्ति है और वो बहुत आगे जा सकता है। अब इस युवा झारखंड की आंखों में नए सपने उभरने लगे हैं जिनमें रंग भरना और उन्हें हकीकत में बदलना बड़ी चुनौती है। झारखंड के साथ ये विडंबना रही है कि यहाँ के हुक्मरान, कार्यपालिका और विधायिका से जुड़े लोग और आम जनता को पता है कि गड़बड़ी हुई है या हो रही है, लेकिन कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं दिखती। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो खूब होते हैं, चुनावी सभाओं में और दूसरे सार्वजनिक मंचों पर आरोप तो खूब लगाए जाते हैं, लेकिन जांच की जहमत कोई नहीं उठाता। सड़क पर उतर कर विरोध का मादा यहाँ के राजनीतिक दल खो चुके हैं। हुक्मरानों की स्थिति तो यह है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे अधिकारी को यहाँ मुख्य सचिव बना दिया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की विडंबना देखिए कि एक बार किसी राजनेता पर अगर आरोप पुष्ट हो जाए तो वो चुनाव लड़ने का अधिकार खो देता है, लेकिन अगर कोई आईएएस सजायाफ्ता हो जाए तो वो सजा काटकर मुख्य सचिव बन जाता है। यह सब झारखंड में ही संभव है। जाहिर है जब तक झारखंड के लोग लूट खसोट और भ्रष्टाचार के खिलाफ मौन धारण किए रहेंगे, सुमन, पूजा, विशाल, निषिद्ध जैसी चौंक झारखंड का खून चूसती रहेंगी। इन पर अंकुश लगाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है
भ्रष्टाचार के विरोध में तनकर खड़ा होना, उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड के लोग आवाज उठाएंगे और झारखंड को बचाने में कारगर भूमिका निभाएंगे। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।